अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिले, कुछ नेट में इशू था। ओके, हम बात कर रहे थे 3 स्टेप्स का जो प्रोसेस है आपका राइटिंग का। अभी एक इमेज इन्हीं स्लाइड्स में मैंने आगे शेयर की हुई जिसमें 5 स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेस के, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ हमने सिर्फ 3 को डिस्कस करना है। रीजन ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस राइटिंग की, उसकी जो स्टेप्स हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो 5 स्टेप्स वाले राइटिंग प्रोसेसेस होते हैं वो उनके लिए होते हैं जिन्होंने अपनी पीस ऑफ राइटिंग को पब्लिश कराना होता है। जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, वो अपनी नॉवेल्स को पब्लिश कराते हैं, तो उनके लिए वो 5 स्टेप्स हैं। हम लोगों ने ये एज फार एज बिजनेस राइटिंग इज कंसर्न, हमारे लिए वो राइटिंग के सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे प्लानिंग आता है। प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। व्हेयर डिड द प्लानिंग गो? अभी तो था। प्लानिंग आपका ए और बी में डिवाइडेड है। प्लानिंग के अंदर आपका पर्पस इंक्लूड होता है कि आप जब प्लान कर रहे होते हैं तो किस वजह से मैं जो पीस ऑफ राइटिंग करने का सोचा है मैंने, मैं किसको लिख रहा हूँ, मेरा कंटेंट क्या होगा, क्या होगा, मैसेज के अंदर वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या होंगे, टोन कैसी होगी, वोकैबुलरी कैसी यूज करनी है, और दूसरा मेरा मीडियम क्या होगा कि किसके जरिए मैं अपना वो पीस ऑफ राइटिंग को शेयर करूंगा अपने रिसीवर के साथ। वो आपका सारा कुछ प्लानिंग में शामिल होता है। नंबर 2 पे प्लानिंग का ही एक हिस्सा है बी पार्ट में, आइडिया जनरेशन। दिस इज रिलेटेड टू, आप समझो सी से आइडिया जनरेशन के जो कंटेंट आपने डालना है, जो मटेरियल आपने डालना है, उसके लिए आपने आइडियाज को तो क्रिएट करना है ना। आपके पास फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप एक आइडिया होगा, तो इस लैपटॉप के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिख सकोगे। अगर हमारे पास ये एंटिटी ही नहीं है कि हमने लिखना किस पे है, नहीं आज नहीं, कल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ तो शुरू में हुआ था। हाँ, जो फर्स्ट वाला हुआ था ना वो हमारा इंट्रोडक्शन था, उसको अपलोड कर देना। डेट कैलकुलेट कर देना। और आज हमारा फॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। तो वट एवर वी आर गोइंग टू राइट, वो आपकी उसके लिए हमने आइडियाज को जनरेट करना डालना होता है माइंड से कि हमने ओके ये चीज है, लेकिन इसके ऊपर हम लिखेंगे क्या। हमारे पास ये जग है, ठीक है, अब जग पे लिखना क्या है, जग के बारे में बताना है कि मटेरियल क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये मैं लाया था या कोई और लाया था, इसकी कंपनी के बारे में लिखना है। हमारे पास एक एंटिटी है बट हमने लिखना क्या है इसके बारे में, वो सारा आप स्टेप 2 में, यानी कि ये प्लानिंग के बाद आइडिएशन में आप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। दिमाग में अभी ये इतने सारे मैंने जो सवाल किए हैं जग से रिलेटेड, वो आपने अपने माइंड में वो सवाल करने होते हैं, वो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपके हाथ में जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो आपकी बेसिक कंटेंट आपका होता है, उसकी आप आउटलाइन बनाते हो और फिर आप उसके ऊपर अपना पैराग्राफिंग और सेंटेंसेस करते हो। अभी हम डिटेल में ऑब्वियसली करेंगे, अभी तो ये मैं फर्स्ट बता रही हूँ। सेकेंड नंबर पे जो आपका आता है दैट इज ड्राफ्टिंग, जिसको हम रफ वर्क भी हमारे स्कूल कॉलेज के जमाने में कहते थे, और रफ ड्राफ्ट भी इसको कहते हैं। कि आपने जो सारी प्लानिंग कर ली है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, अब आप उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे। ठीक है, वो रफ ड्राफ्ट ये होता है कि उसमें गलतियां हो सकती हैं आपकी तरफ से, हो सकता है आपने उस रफ ड्राफ्ट को किसको चेक कराना, फॉर द मिस्टेक्स और एरर्स एंड ऑल। वो फाइनल शक्ल नहीं होती, आप किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो उस रफ ड्राफ्ट को, ठीक है, माइंड में रखिएगा। इसमें आपने देखना है कि मेरी स्ट्रक्चर मेरी बॉडी का कैसा है, मैंने ऑडियंस जो मेरी एक है या दो है रिसिपिएंट, उन्हीं को मैंने मुखातिब किया हुआ है सही तरीके से माइंड में रखते हुए। मेरी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स जो है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वो मेरे ठीक है कि नहीं ठीक है, ये हमने सारा कुछ उसको माइंड में रखते हुए अपनी पैराग्राफिंग करनी है। आप समझो कि अपने आइडियाज जो हमने पॉइंटर्स में लिखे हुए थे कहीं, उनको जो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दोगे आप, और वो आपका भी रफ डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद आपने उसी रफ डॉक्यूमेंट की रिविजन करना है या रिव्यू करना है। ये सारे आर जो है ना वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने अपने ही काम को रीचेक करना है। ये एक माइनर सी चीज है। कुछ जब बड़े प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हो, बहुत बड़ी कोई चीज लिख रहे होते हो, तो कभी कभी आप किसी और से भी अपने काम को चेक करवाते हो, हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। रिव्यू का मतलब है कि आपने रीचेक करना है या रीचेक करवाना है काम को, आपने दोबारा से मैंने सही तरीके से चीजें लिखी थी कि नहीं लिखी थी। उसके अंदर सर्टेन स्टेप्स आते हैं, एडिटिंग आती है, प्रूफ रीडिंग आता है, उसके बाद आपकी फिर फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल एक निकलती जिसमें 99.9% कोई एरर नहीं होता।
बाकी वो एक 0.1 जो है ना वो ह्यूमन एरर का माइंड में रख सकते हैं। ओके, PR कैन थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्क्राइब करते हैं। ये एक टर्म होती है आपकी पर्पस, यानी कि रीजन आपका क्या है लिखने का। एंड अगेन हम राइटिंग की बात इस वजह से कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस राइटिंग सब्जेक्ट है। ये आपका PRCM जो है वो आपकी स्पीकिंग की या लेके ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है। आपने किसी साहब या साहिबा से बात करनी है, अपने बॉस से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, फोन के ऊपर या फेस टू फेस, तो भी तो पर्पस करने का। फिर उसके बाद आपका कोई रिसीवर होगा जिसको जिसके सामने बैठकर आप बात कर रहे हो या जिसको कॉल कर रहे हो। और जब कॉल कर रहे हो तो खामोश तो नहीं ना रह रहे, म्यूट तो नहीं होना, कोई कंटेंट होगा, कोई जुमले होंगे, तो वो आपका जुमला हो गया। फिर आपका मीडियम क्या होएगा, मैंने ओरली उससे बात करनी है, मैं उसके ऑफिस जाऊंगा, मैं उसको कॉल करूंगा, मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस नोट भेजूंगा, तो इसमें भी मीडियम आएगा। तो हम बात ज्यादा राइटिंग की इस वजह से करें, इस वजह से यहाँ लिखा है रीजन फॉर राइटिंग बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज बिजनेस राइटिंग। दिस PRCM ऑलवेज वर्क्स फॉर राइटिंग एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये माइंड में रखना। रिसिपिएंट आर से आपका रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर आपका कौन है। एक इंसान हो सकता है, एक से ज्यादा इंसान हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। और आपका कंटेंट यानी कि आपका जो मैसेज के अंदर का मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है जो आपने शेयर करनी है। मीडियम उसको चैनल भी बोलते हैं कि किस जरिए से, किस रूट से, किस मीडियम से, किस जरिए से आप अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ओरल है, इवन वो साइन लैंग्वेज का भी अगर है। ये बुक में आपका इमेज है, उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट दिया है। प्लानिंग, रिव्यूइंग, ड्राफ्टिंग एंड रिव्यूइंग। आप लोगों को बेटा सॉफ्ट कॉपी मिल गई है, सॉरी हार्ड कॉपी मिल गई है बच्चों को। आप में से जैनब कौन है, आज नहीं आई? ऑनलाइन थी कल। कल ऑनलाइन थी, तो कल न्यू स्टूडेंट्स कौन थे? एक आप और। ओके, मुझे लगा था कि जैनब जो है वो सानिया के साथ जो है वो दूसरी है, तभी मैं उनसे पूछ रही थी कि सानिया का नंबर अगर आपके पास है तो आप मुझे देना। तो उन्होंने कहा था कि नहीं है। आपका क्या नाम है बेटा? रबिया। क्योंकि वो सारों ने मास्क और वो पहने हुए ना, तो ऑब्वियसली, और सबके स्कार्फ्स हैं, तो वो मेरे लिए तो एक जैसे ही हो। वो एक को निकालो दूसरे को क्लोन ही लग रहे हो। तो इस वजह से जो है मैं इधर उधर ही देख रही थी इनमें से न्यू स्टूडेंट्स कौन सी हैं। अच्छा, पी प्लानिंग को ना कुछ जगहों के ऊपर कहीं अगर आप किसी और बुक में या मटेरियल में पढ़ो तो उसको प्लानिंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, प्री का मतलब होता है पहले। तो राइटिंग से, एक्चुअल राइटिंग करने से पहले जो आप काम करते हो वो आपकी प्लानिंग होती है। अभी आप लिखने नहीं बैठे हो, अभी आप लिखाए लिखने से पहले जो काम कर रहे हो वो सोचना करना, किसके ऊपर लिखना है, कौन से पॉइंट्स बनाने, वो आपकी प्री राइटिंग का भी कहीं टर्म आप पढ़ सकते हो। इस वजह से मैंने ब्रैकेट के अंदर इसमें लिखा हुआ है। इज एनीथिंग दैट यू डू बिफोर यू राइट अ ड्राफ्ट of your document. It includes thinking. अब यहाँ हम सिर्फ आपकी ईमेल, लेटर, मेमो यानी कि स्मॉल एक एक दो दो पेजेस की राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आपका 3 लाइनें हैं, ये एज अ होल आपको राइटिंग के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। मे दैट बी अ 1 पेज, मे दैट पेज, मे दैट बी थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। ठीक है, जितना बड़ी आपकी राइटिंग होगी उतनी ज्यादा आपको उसमें ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा, मेहनत ज्यादा होगी, और उसके थोड़े से आपकी स्टेप्स ज्यादा हो सकते हैं। मतलब इन द वे कि रिव्यूइंग में अगर आपने 2-3 काम करनी है सिर्फ अपना, अगर 1 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो अगर आप 1000 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो रिव्यूइंग में आपका टाइम ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा सा आप एक दो वर्ड जिसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक मेमो या ईमेल लिखने के लिए टॉकिंग टू अदर्स की तो जरूरत नहीं है ना। मगर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो बड़ा, कोई आपको थीसिस किसी ने दिया है, कोई बड़ी असाइनमेंट आपको दी है जिसमें आपको 8 से 9 या 10 दिन या 1 महीने का काम करना पड़ रहा है, तो जारी बात है कि आपको मटेरियल ज्यादा गैदर करना पड़ रहा है। आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करना, तो सोचना है, हो सकता है आपको गूगल का सहारा लेना पड़े, हो सकता है आपको लाइब्रेरी जाके बुक्स का सहारा लेना पड़े, अपने मौजूदा टेक्स्ट बुक्स में से कोई आइडियाज निकालना पड़े, लोगों से बातचीत करनी पड़े, अगर आपका उस लेवल के ऊपर आप पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो। तो ये जो 3 लाइनें हैं दैट रिप्रेजेंट दोस्त कि आपके काम की नौयत के हिसाब से आपने देखना है कि आपने कंटेंट किस तरह गैदर करना है। इसमें अगर हम बात करें थिंकिंग, ये यानी कि कोई छोटा काम करना है तो हम अपने खुद ही सोचा, खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग की, खुद ही आइडियाज निकालिए, या खुद से साथ अपने कलीग को बिठा लिया, 3 लोगों की टीम बना ली, हमने सोचा, हमने आइडियाज निकाले और हमने कोई पीस ऑफ राइटिंग कर ली।
हमें कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कोई हमारा कोई छोटे लेवल का काम होगा। फिर हम जब बड़े थोड़ा सा उसमें हम टेकिंग्स करते हैं, जब आप कोई चीज सोच रहे होते हो तो हमारे माइंड से स्लिप भी हो सकती है। तो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो उसका ये रूल है कि आपने कहीं ना कहीं चीजों को नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है। तो इस वजह से यहाँ टेकिंग नोट्स भी लिखा हुआ है। फिर कभी कभी आपको लोगों से बात करने की जरूरत पड़ सकती है, डिफरेंट लोगों से। अगर हेल्थ के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई स्टैंडर्ड बना रहे हो तो हो सकता है नर्सेस से, हॉस्पिटल से या डॉक्टर से, हॉस्पिटल जाके किसी से बात करनी हो, मरीजों से बात करनी हो अगर हेल्थ की कोई सिचुएशन है तो। फिर आपकी आउटलाइन आप बनाते हो, वो जो आपने अपने पॉइंट्स को रफली जॉट डाउन किया होता है, तो आप उनकी आउटलाइन बनाते हो। अभी आप बेसिक राइटिंग के ऊपर नहीं आए हो और आपको मुख्तलिफ जराए से इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी लाइब्रेरी का कोई आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर से चीजें लेना, मैगजीन से लेना, so on and so forth। वो डिपेंड करेगा कि हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू राइट, कितना बड़ा आपका काम है। ओके, तो यहाँ से हम कभी हम दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मेरी आवाज आ रही है? तो वही बच्चे, हाँ जैनब नहीं। जी बेटे आवाज आ रही है। अबू बकर, नफीस काइंडली अपना हैंड रेस कर दे कोई भी एक बच्चा। माइक तो इधर से ओपन है। ओके, थैंक यू नफीस। इन प्लानिंग स्टेज ऑफ राइटिंग, आइडिएशन या आइडिएशन उसको कह सकते हैं, या आइडिया जनरेशन उसको कह सकते हैं, या आइडिया जनरेटिंग उसको कह सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जिसमें आप अपने कंटेंट को क्रिएट करते हो। जाहिर बात है आइडियाज तो हम माइंड से ही निकाल रहे हैं। यहाँ टेक्निक्स की उनकी बात यह है कि आप उनको जब नोट डाउन करते हो, उनको जॉट डाउन करने का कोई तरीका होता है, टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट। अपने ब्रेन में से तो आप निकाल रहे हो। कभी कभी आप खुद एक बंदा सिर्फ सोच रहे कि कोई चीज कर रहा होता है, कभी आप एक टीम का सहारा लेते हो, कभी आप किसी प्रोफेशनल का सहारा लेते हो कि मैं खुद सोच रहा हूँ लेकिन मेरी टीम ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आईटी के बारे में अगर मैंने कोई चीज सोचनी है तो मुझे किसी आईटी एक्सपर्ट से भी बात कर ले। आप सिर्फ एक इंसान से भी बात कर सकते हो, कभी आप टीम के साथ बात कर रहे होते हो। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, आपके पेपर की रिकॉर्डिंग की, सॉरी रिटन की शक्ल में है, कहीं आपने रफ चीजें बनाई हुई हैं किसी से जो लिखते जा रहे हो। कभी कभी आप लिखने को नहीं प्रेफर करते हो तो आजकल के जमाने में ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि जो बातचीत हो रही है रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद रिप्ले करके हम अपने नोट्स बना लेंगे। तो जिस तरीके से भी करे वो आपकी ब्रेन ही होगी उस वक्त। उसके बाद अब आपने जब अपने आइडियाज को क्रिएट कर लिया है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हो सकता है, कोई नई चीज मार्केट में लाने के लिए हो सकता है, कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, उस मसले का हल निकालना है। तो अब हम तीन बैठे हैं, लोग बैठे कि जी अब आए मेरे ऑफिस में, आए मीटिंग है, उसका क्या हल निकल सकता है। तब हम तीनों बैठ के जो है ना एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शफल कर रहे हो कि मेरा ख्याल ये है, आपका ख्याल ये है, आपका ख्याल ये है। चलो इसके ऊपर कुछ ऐसा करते हैं कि कोई बीच की चीज निकालते हैं और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हुआ, 8 10 15 20 आइडियाज हमने तीनों ने एक दूसरे के साथ शफल किए, जगल किए, तो कोई एक मिलाकर एक आइडिया निकल गया। जरूरी नहीं होता कि जो एक ही बंदे का आइडिया लिया जाए, कभी होता है एक पार्ट ले लिया एक बंदे का, दूसरे का एक पार्ट ले लिया, मेरा फॉर एग्जाम्पल लिया ही नहीं क्योंकि कोई उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा था, तो आपके पार्ट ए लेकर एक हमने आइडिया बना लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदे का दो आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं, उन्हीं को लेकर चल लिया जाता है। तो जरूरी नहीं होता कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उन सबके ही आइडियाज को हमने लेकर चलना है। उस वक्त सिचुएशन देखनी है कि जो मैक्सिमम हमारी सोल्यूशन निकाल रहा है प्रॉब्लम का, या हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग है, कुछ जिस पर्पस के लिए हम बैठे हैं, उस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आइडिया फिट बैठ रहा है हमारा, हम उस इंसान के आइडिया को आगे लेकर चलते हैं। इरिस्पेक्टिव वो सीनियर है, इरिस्पेक्टिव वो जूनियर है, इरिस्पेक्टिव वो मेल है कि फीमेल है, वो न्यू कमर है, अब वो आके ज्वाइन किए हुए, तो हम उसका आइडिया क्यों लें। तो वो बाइसनेस और जजमेंटल और क्रिटिसिज्म जो है ना, वो आपका इस स्टेज के ऊपर नहीं आता। ये आगे भी मेंशन है ये चीजें। Why do you think ideas or idea generation for business? और बिजनेसेस से यहाँ मेरा सिर्फ कारोबार नहीं है, मीन्स के ऑफिस एनवायरनमेंट में भी क्यों आइडिया जनरेशन इंपॉर्टेंट लग सकती है?
किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका आइडिया होना चाहिए ताकि काम। गुड ये बहुत लोगों से आता है क्रिएटिव गुड है। आइडिया से आगे अगर हम देखो ना कुछ करें मतलब सोचे ही ना, तो फिर हम मेरे ख्याल से रोबोटिक ही हो जाएंगे ना। रोबोटिक काम ही होगा। वो उनके पास वो एक शायद चीज नहीं है जो हमारे पास है, कि वो शायद वो टूटी फूटी उसमें बोल भी लेते हैं ऑल दैट। उनके पास थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। जो चीजें हम डालते हैं रोबोट्स की उसमें मेमोरी में, उनके पास वही चीज होती है। उसे हट अगर आप पूछोगे तो दे डोंट हैव दैट, वो कैपेसिटी ही नहीं है ना सोचने की। तो वही एक चीज अल्लाह ताला ने अदर देन अदर थिंग्स उनमें से हम जानवरों में भी सोचने की सलाहियत है, बट रोबोटिक में नहीं है। तो हम फिर वो अगर सोचेंगे नहीं, इसको यूज नहीं करेंगे, तो वो काइंड ऑफ रोबोटिक एनवायरनमेंट हो जाएगी आपकी उसकी बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा जी, एक सवाल आया। यस मैम। अच्छा, by exploring new idea techniques, you can give your team the creative tools they need to generate ideas in any situation. ये है उन टीम लीडर्स के लिए ये लाइन कि अगर आप अपने टीम को, अपने टीम मेंबर्स को, या आपके जो को वर्कर्स हैं या आपसे जूनियर हैं, उनके साथ अगर आप डिफरेंट क्रिएटिव टूल्स क्रिएट कर तो उनको सोचने की जो उनकी सलाहियत है वो थोड़ी जरा बढ़ जाती है। अगर आप उनके साथ थोड़ी सी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर बातचीत करोगे, तो वो आपके साथ भी अपने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आइडिया शेयर करेंगे, ये सोचे समझे बगैर कि ओके सर है, बॉस है, टीम लीडर है, पता नहीं क्या सोचेगा एंड ऑल दैट। तो बीइंग अ टीम लीडर यू नीड टू क्रिएट such an atmosphere for your team members and your staff members come to you and they are open to you. मैं ये नहीं कह रही कि डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो आप अपने सीनियर की या अपने टीम लीडर की। बी क्लोज टू दैट पर्सन, ओपन हो कि हाँ ये जो है ना एकदम मुझे शटअप कॉल नहीं देंगे कि अगर मैं कोई आइडिया लेके आता हूँ टेबल के ऊपर। तो वो कंफर्ट हमें देने की जरूरत है। जो आपकी बहुत सारी आपकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिन अपने आइडियाज को नोट डाउन कर सकते हो। हमारे कोर्स में 3 हैं, तो हम उनको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। एक आपका क्या है, कौन बच्चे को पता होगा, हमने ये ब्रीफली क्लास ली थी, याद है? ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आपकी होगी कि अभी आप अपने माइंड को में से आइडियाज को जनरेट कर रहे हो। ये भी एक टेक्निक है ना। आएगा ही नहीं तो लिखोगे क्या? फिर आपका एक तरह बुक में मेंशन किया हुआ है माइंड मैप्स, कि आप अपने आइडियाज को किस तरह नोट डाउन कर सकते हो। एक तरीका आपका माइंड मैप है, दूसरा तरीका आपका अफिनिटी डायग्राम है, तीसरा आपका फिशबोन डायग्राम है। कि ये 3 चीजें बुक में मेंशन की हुई है। इसके अलावा बहुत सारी तरीके होते हैं अपनी चीजों को नोट डाउन करने के लिए, आउटलाइंस बनाने के लिए। तो यहाँ हम इन 3 के ऊपर ही फोकस करेंगे, माइंड, अफिनिटी के ऊपर और फिशबोन के ऊपर। कीपिंग दीज 3 इन माइंड, मुझे ये फील आती है कि आईकैप के जो इंस्टीट्यूशन हैं जहां आप लोग काम करोगे, कहने का मतलब आर्टिकलशिप एंड ऑफिसेस, वो शायद इन 2-3 जो है ना वो टेक्निक्स को फॉलो करते होंगे, तभी आईकैप ने इनको डाला, अदर देन दी अदर्स। तो कीप देम इन माइंड कि अगर ऐसे ऑफिस में जाके काम करते हो आर्टिकलशिप में, कि जहाँ जो है माइंड मैप की शक्ल में जो है वो नोट डाउन हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए माइंड मैप क्या होता है, एफिनिटी क्या होती है, और फिशबोन क्या होता है। ओके, नए बच्चे मुझे बताएं कि कभी कोई लाइफ में ऐसा सिचुएशन हुई है कि किसी मसले का हल निकालना हो पड़ा हो? कोई छोटे से छोटा भी हो सकता है। सॉरी, बड़ी दफा कि कभी इसका माइंड का यूज करना पड़ गया, ओके अब ये गड़बड़ हो गई है तो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल बस छूट गई है, अब कैसे स्कूल या कॉलेज जाएंगे? भाई को उठाएंगे, अब्बू को उठाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, साथ वाली आंटी को कहेंगे, अम्मी को कहेंगे कि छोड़ा है, या खुद ही चल पड़ेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन नहीं निकल रही है, तो ये जो सारी बातें अभी मैंने बोली वो हमारे माइंड में आइडियाज ही निकल रहे हैं। ये कर लूं, वो कर लूं, ये हो सकता है, अब्बू को उठा दूं, ये कर लूं, आज ना जाऊं, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि आज अगर नहीं गई तो फिर क्या होएगा। अगर अगर नहीं गई तो फिर आगे उसके क्वेश्चन रेज हो जाएंगे कि अगर मैं नहीं गई तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी, ये टीचर दे देगी, फ्रेंड को मैं कह दूं तो वो नोट्स दे देगी, पर उठाया तो क्या होगा, अब्बू नाराज हो जाएंगे, अब्बू रात को देर से सोए थे। अब्बू को उठाना इज वन पॉइंट, उसके आगे भी आपके क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक ही मुद्दे को लेकर आपकी काफी सारी बातें माइंड में आ रही हैं, तो उसमें हम फिर ये चीज इस्तेमाल करते हैं। मैं वापस आ जाऊंगी स्लाइड पे, पीछे परेशान नहीं होना। ये वाला माइंड मैप को हम इस्तेमाल करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इधर आप यहाँ लिखो कि आप लेट हो गए हो, अब क्या करें। अब यहाँ माइंड में आया कि अब्बू को उठाते हैं,
अब अब्बू को उठाने के क्या नुकसानात या फायदे हो सकते हैं? अब्बू नाराज हो जाएंगे, अब्बू देर से उठे थे तो अभी शायद अब्बू की आंख ही अभी लगी होगी, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो दवाई खा के सो रहे थे। तो ये अब्बू से रिलेटेड कितनी सारी ब्रांचेस और निकल रही हैं। तो हमने जब अब्बू से रिलेटेड बात सोचनी है, तो हम यहाँ जब हमने मेन फोकस अपना अब्बू को रखा है, तो उसी से रिलेटेड हम आगे अपने और ब्रांचेस बनाएंगे, ना कि अब मैं देर मेरी बस छूट गई है, इससे मजीद आगे यहाँ लाइन नहीं बनाओगे आप, क्योंकि आपने एक अब्बू से रिलेटेड बात बना ली है और अब्बू से ही रिलेटेड अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। इस वक्त लेट हो गया या बस निकल गई से तो रिलेटेड नहीं आ रहे, अब्बू से रिलेटेड आ रहे हैं, तो यू गोइंग टू मेक ब्रांचेस इन फ्रंट ऑफ दैट। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ, अब छुट्टी करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो वो छुट्टी के ही आगे आने चाहिए, रादर देन कि एक और ब्रांच आप नहीं बना लो, बिकॉज इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स नॉट अ न्यू आइडिया, इट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर न्यू आइडिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर मेन, उसी के आगे ब्रांचेस बनेंगे, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है। इन्हीं वजूहातों की वजह से ये कुछ सर्टेन डायग्राम्स बनाए जाते हैं और इनको यूज किया जाता है टेम्पलेट के शक्ल में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि कम से कम गड़बड़ हो, कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जल्द से जल्द हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें। अब जैसे मैं आपको यहाँ बोलूंगी, यहाँ वर्ड अब्बू लिखा हुआ है और इससे आगे तो फौरन आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि फादर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इधर है, ना कि हमने यहाँ भी एक बना दी होती है अब्बू से रिलेटेड, ऊपर भी बना दी होती है एक अब्बू से रिलेटेड, तो ये पूरा ब्रांच में हम ढूंढते रहते हैं कि अब्बू और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किधर है। फिर क्या होगा हमारा टाइम, एक तो टाइम सेविंग तो डेफिनेटली है, अनप्रोफेशनल है सबसे ज्यादा, कि आप ढूंढ रहे हो चीजें बैठे हुए, मतलब पता ही नहीं है। ये चीजें आपके सामने ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पूछे तो फिंगर टिप्स के ऊपर आप अपनी चीजें बता दो, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। इसी तरह फिर ऑफिस में बेहतर काम होते हैं, लिंगर ऑन नहीं होती है चीजें, आज का काम आज पे ही रहता है, कल और परसों पे नहीं जाता, क्योंकि आपने अपना टाइम सेव किया हुआ, टाइम के ऊपर आपने काम दे दिया है, टू द पॉइंट और प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर रहे हो। तो ये चीज सर अभी मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, अभी ऐसा अब बैठे में, अब वो बंदा ढूंढ रहा है कि किस ब्रांच में मैंने क्या चीज कौन सा लिखा हुआ था, तो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हो रहा है। यू डोंट नो कि आप जहां काम करोगे वो कितने हद से ज्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो हमें तो अपना मैक्सिमम प्रोफेशनलिज्म लेकर ही वहां जाना है, फिर वहां जाके हम मोल्ड होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम ढीले ढाले जाएंगे और वहां बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म लोग शो कर रहे हुए, होने में प्रॉब्लम होगा। तो ये बेसिक यही चीजें होती है कि जिसकी वजह से व्हेन यू डोंट नो द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑफिस वेयर यू वर्किंग गोइंग टू वर्क रादर, तो आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। आप जहां भी अपना आर्टिकलशिप करो या आगे जॉब्स करो, तो आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत ही नो हाउ होनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ कल्चर दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ टाइमिंग्स दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ whether I will be suitable for that company or not, मैं वहाँ mentally जो हूँ emotionally वहाँ मैं fit हो सकता हूँ या हो सकती हूँ कि नहीं, तो whether should I join that company even if I think it's a good company, अब मुझे consequences mind में रख के जाने हैं कि मैं शायद fit ना हो सकूं, लेकिन मुझे अपने experience के लिए इस company में जाना है। जी, न्यू स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा रिपीट में लेके जा रहे हैं। उस दिन तो बाई चांस वो एक जो स्लाइड थी वो अनअवेलेबल थी ना, तो आई हैड टू गो थ्रू दिस। अच्छा, अब यहाँ देखो बेतरतीबी से ये चीजें लिखी हुई हैं, एक पेज समझ लो होगा ये कोई, उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ वर्ड्स लिख दिए इधर उधर, इसको कलर कोऑर्डिनेशन नहीं की, किसी चीज को हाईलाइट नहीं किया, किसी चीज को बोल्ड नहीं किया, किसी चीज को अंडरलाइन नहीं किया, किसी चीज की कोई कॉलम और रो नहीं बनाया, बस इधर उधर फेंक दिए, आपस में इन वर्ड्स का कोई रिलेशनशिप नहीं हो बन रहा। ढूंढना पड़ेगा तो शायद हम बना भी लें, लेकिन विजुअली हमारी आसानी के लिए कोई भी इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं फील आ रही। ये आपका एक एग्जांपल है ऑफ माइंड मैप अगेन, कि माइंड मैप आपका वो काइंड ऑफ इमेज या आपका टेम्पलेट होता है जिसमें मेन इशू आप मिडिल में लिखते हो, और उस इशू से रिलेटेड जो आपने आइडियाज निकालने हैं वो आपने इसी तरह ब्रांच आउट करने होते हैं, ब्रांचेस बनानी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपने दरख्त देख, एक दरख्त होता है, कभी कभी उसी एक दरख्त में से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती है, तो हमने भी यही करना है कि एक मेन ब्रांच है, उसके अंदर ही हमने आगे जाके जो है ना वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हमारा इस मेन इशू से कोई डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसके लिए अलग ब्रांच बनाएंगे, लेकिन इस वाले इशू से, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड कोई अगर हमारा मजीद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे एक लाइन ड्रॉ करके बना देंगे। ठीक है, जैसे भी हमने आगे देखा।
अब यहाँ अगर आप देख रहे हो कि इनका ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेक्निक ये है कि ये कलर कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। ब्लूज में कुछ लिखा हुआ है, ऑरेंज में कुछ लिखा हुआ है, येलोज में कुछ लिखा हुआ है, व्हाइट्स में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ जैसे आप लोगों ने कभी मैप रीडिंग की है? मैप रीडिंग में आगे की भी बनी होती है एक नीचे। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट वाला जो चार्ट है, पेपर है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो वाला किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करेगा, और आपका ऑरेंज किसको रिप्रेजेंट करेगा। उसको कहते हैं की। एक की नीचे बनी हुई होती है कि हमें पता होता है कि ऑरेंज की बात हो रही है तो हमने फॉर एग्जाम्पल XYZ चीज पे जाना है। व्हाइट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमने ABC के ऊपर जाना है। तो वो की से रिलेटेड आपकी चीजें हो जाती है ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब आपकी रैंडम चीजें हैं लेकिन वो आपस में कलर कोऑर्डिनेटेड है। कुछ लोग क्या करते हैं, कलर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ऑरेंज का एक सेक्शन बना देंगे, येलो का एक बना देंगे, ब्लू का एक बना देंगे, व्हाइट का एक बना देंगे। आप ये भी कर सकते हो, वो बेटर आसानी है ना, बेटर ईज अगर आपने अपनी करनी है तो। और अब एक चीज आपने और भी नोट की है इधर इस पिक्चर के अंदर, कि जितने कलर्स यहाँ हैं उतने कलर्स इधर भी हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाइट वाला है वो व्हाइट की ही इंफॉर्मेशन देंगे, जो येलो वाला है, जो ब्लू वाला है, जो मस्टर्ड वाले हैं या ऑरेंज वाले हैं, वो अपने ही उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस बंदे से वही पूछा जाएगा जो व्हाइट से रिलेटेड होगा। अब ये ऑरेंज का नहीं बात कर सकेंगे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये फाइनेंस से रिलेटेड हो बंदा, ये कोई मार्केटिंग से रिलेटेड हो, तो जारी बात है मार्केटिंग वाला जवाब नहीं दे सकता, ना आइडिया निकाल सकता है, और ना ही मार्केटिंग फाइनेंस वाला जो है वो अकाउंट्स का निकाल सकेगा शायद। तो वो इस वजह से इस तरह की भी कलर कोऑर्डिनेशन कुछ ऑफिसेज में हो जाती हैं। और ऑब्वियसली ये तो गूगल से ही इस तरह की वैसे जो है ना एनवायरनमेंट कलरफुल गूगल ऑफिसेज में सुना है बहुत होती है। गूगल का तो वो वैसे ही कलरफुल है ना उनका जो लोगो है। A mind map is a diagram that connects information around a central subject. आज इज ट्यूसडे राइट, थर्सडे को मोस्ट लाइकली आप लोगों का टेस्ट होगा, तो ये इन स्लाइड्स में से ही टेस्ट होगा। मगर आज ये जो हम कर रहे हैं राइटिंग प्रोसेस, इसमें से भी मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं बनाऊंगी। जो हम लोगों ने अभी जो है ना प्री चैप्टर 1 किया है उसमें से मैं आप लोगों का टेस्ट बना रही हूँ अभी बैठ के, ठीक है। वो स्लाइड्स आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ, तो वो आप लोग ने उसको ही गो थ्रू होना है। अब जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल कि माइंड मैप इज, और नीचे ये वाला ऑप्शन होगा और फिर 2-3 ऑप्शन गलत होंगे। लेकिन मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करती, मैं इसी इंफॉर्मेशन को दूसरे अल्फाजों में, ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा कि आपने अगेन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था आई डोंट बिलीव इन रटा, तो क्रैमिंग में बिलीव नहीं करती। इन्फॉर्मेशन यही होगी, लफ्ज मेरे डिफरेंट हो सकते हैं और कभी कभी ट्रिक करने के लिए मैं यही इन्फॉर्मेशन डाल भी देती हूँ, तो वो डिपेंड करता है। सेंट्रल के बजाय वाइटल सब्जेक्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट, इस तरह मिडिल सब्जेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह के चेंजेस मैं ले आती हूँ। Thoughts branches out in different directions from a single idea. Mind map clear है अभी तक जितना हमने देखा है कि एक मेन चीज हमारी मिडिल में आएगी और उससे रिलेटेड हमने अपनी ब्रांचेस को जो है वो आगे लेके चलना है। देयर इज अ सिंगल आइडिया इन द मिडिल। ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीपल आइडियाज को केटर नहीं कर सकते कि एक मुद्दे पे बैठ के बात करनी है, एक पॉइंट के ऊपर बैठकर आइडियाज को जनरेट करना है, किसी मसले का हल निकालना है और वो मसला एक है इसलिए मसाइल नहीं है, तो हम माइंड मैप का यूज करते हैं। इसमें हम मल्टीपल चीजों को डिस्कस कर ही नहीं सकते, इसका एक ही रूल है, सिंगल आइडिया विल बी डिस्कस्ड। उसके चाहे जितने मर्जी आगे ब्रांचेस बना लो उस पर कोई कैद नहीं है, लेकिन मेन आपका जो पॉइंट हो इशू होगा वो एक ही होता है माइंड मैप में। तो देयर इज अ सिंगल आइडिया इन द मिडल, यू कैन, आप 3-2 और बना लो मगर एक माइंड मैप में एक ही आइडिया रहे। आप साथ में कोई दूसरा माइंड मैप बना लो कि अगर हमने आज बैठ के 2 चीजों के ऊपर डिस्कस करनी है, लेकिन इस माइंड मैप में एक आइडिया, दूसरे माइंड मैप में हमारा दूसरा आइडिया। यही पर लिखी हुई कि ब्रांचेस आउट हो जाती हैं इसके डिफरेंट आइडियाज। ईच ब्रांच हैज टू कैरी सिंगल आइडिया। अब जैसे यहाँ अफोर्डेबल है तो इधर यूजेबिलिटी है और इधर आपकी मिडिल क्लास सेगमेंट है। एक आइडिया की ब्रांच में भी एक ही मेन आइडिया भी एक ही होगा और जो आपके सबऑर्डिनेटिंग आइडियाज हैं वो भी आपके एक ही चीज होगी। इधर अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी की तो इधर पे जो ब्रांचेस आउट करोगे तो अब यहाँ अफोर्डेबिलिटी का बना रहे हो कि क्वालिटी का बना रहे हो, फिर वो कंफ्यूजन। तो लेस कंफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज निकाली गई है कि एक आइडिया को ही हमने लेकर चलना है, चाहे वो मेन आइडिया हो
चाहे वो आपका सबऑर्डिनेटिंग आइडिया हो, उसके आगे आप ब्रांचेस बना सकते हैं। अब यूजेबिलिटी के आगे भी अगर आपने कोई ब्रांच बनानी है तो आप उसके आगे बना सकते हो, क्योंकि ये कितना यूजेबल हो सकता है। लाइफ लॉन्ग गारंटी दे रहे हैं, 6 महीने की है, 2 साल की है, 10 साल की है, या क्या है यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना था? अगर किसी टीम मेंबर ने कहा है कि जी ये यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है, रीयूजेबल है, तो उसके ऊपर कोई सवाल क्रिएट हो सकता है कि कितना रीयूजेबल, कितना इसको कभी तो खत्म होगा। वो कहेंगे नहीं जी लाइफ लॉन्ग है, ये इसकी बैटरी चेंज हो जाती है, ये है वो, जो भी है आप इसके आगे ही ब्रांच बनाओगे। आप अफोर्डेबिलिटी के आगे उसकी यूजेबिलिटी की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये सिर्फ आसानियां पैदा करने के लिए कि विजुअली हमारे लिए इजी हो टू हैव द इंफॉर्मेशन। कुछ कभी कभी इस तरह की जो है ना हमें भी देनी पड़ जाती है। इट्स नॉट ओनली दैट कि हम ऑफिस में ही काम कर रहे हैं और मसलों के ही हल सिर्फ निकाल रहे हैं। अब कोई नया प्रोजेक्ट है, किसी क्लाइंट के पास जाना है, उनको इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है, तो उनके साथ भी हमें यही चीजों को अपना जो है ना वो इमेजेस डालने पड़ते हैं। तो लेस कंफ्यूजिंग होगा हमारे लिए, उतना ही लेस कंफ्यूजिंग होगा हमारे ऑडियंस को समझने के लिए, क्योंकि ये पर हमने काम किया हुआ है। हाँ, 8 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 1 दिन की मेहनत हमारी लगी हुई है, तो हमें पता है इसके बारे में, हमारे क्लाइंट को नहीं पता, वो अनअवेयर है। उसके लिए हमने मजीद आसानियां बनानी है, पैदा करनी है, ताकि उसको हमने जो पिछले होमवर्क किया हुआ है अपना 2 दिन का या 10 दिन का, हमने तो उसके ऊपर बहुत टाइम लगाया हुआ है, बहुत मगजमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है, उनके लिए तो ये नई चीज है ना। तो उनके तक पहुंचाने के लिए हमने जितनी आसानियां हम पैदा कर सकते हैं उतना अच्छा। सेम इज द केस कि अपना टीम के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, अब जाके ये सारा मैसेज जो है ना बॉस को देना है, तो बॉस के लिए भी वही हो गया ना, रिसीवर है कि उसको अभी ऐसा इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने उनको भी जाके ब्रीफली एक बात बतानी है क्लैरिटी के साथ कि जो हमने किया है, हम सारे खपे हैं, लेकिन उनको हमने उनका जो आउटपुट है ना, बेसिकली जो फाइनल चीज है वो उनको दिखानी है। हमने कितनी मेहनतें की हैं, सारा कुछ किया, वो डिटेल उनको बताने की जरूरत नहीं है। हमने उनको आउटपुट बताना है कि जी ये सिचुएशन का ये हल हमने निकालने की कोशिश की। अब आप देख लें ये 5-6 हैं, इनमें से किसके ऊपर डिसाइड करना है। चाहे पीछे बैठे आपने 2000 आइडियाज निकाले हो, लेकिन उसमें से फिर 5 आइडियाज आप सिर्फ लेके जा रहे हो, उन बाकी जितने भी 2000 में से माइनस कर दो 5, वो हमने नहीं बताने उनको कि हमने इसके ऊपर इतना सारा काम किया। तो जितना सिंपल रखोगे, जितना टू द पॉइंट रखोगे, तो आपके रिसीवर को उतनी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो ये इन्हीं वजह से ये है कि आप जम्बल्ड अप करने के बजाय आइडियाज अपने तरतीब से लिखो। आइडियाज हमारे लिए भी आसानी है, तो समझा रहे हैं या दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी आसानी है। और जब वो हमसे कोई क्वेश्चन करें तो हम फौरन उनको आंसर भी बता देंगे, हाँ जी ये चीज यहाँ मेंशन की हुई थी, इसका इस तरह तो है। तो हम ही वरना ढूंढते रहेंगे, अच्छा आप पूछ रहे हैं, ठहर जाए 2 मिनट, हमें खुद तो ढूंढने दे, हमने कहाँ आंसर लिखा था इसका। तो वो क्या है, क्या रेपुटेशन हो रही, बॉस भी नाराज होगा, तो आपका सामने वाला क्लाइंट है वो भी कहेगा कि क्या अनप्रोफेशनल काम लिख लिया। कम्युनिकेशन जो है ना बेटा जिंदगी में बड़ी चीजें मेक और ब्रेक कर सकती है, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनल लेवल पे भी। Affinity diagram is another way that you can pen down your ideas. इसका जो चेंज है माइंड मैप से वो ये है कि इसमें आप लार्ज आइडियाज को एक साथ केटर, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जब आपने डिस्कस करने हो तो आप फिर एफिनिटी डायग्राम को यूज करते हो। इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको बेहतर आइडिया होगा। कुछ इस तरह का होता है, नॉट नेसेसरीली कि इट हैज टू बी कलर कोऑर्डिनेटेड। वो हमारी अपनी मर्जी है कि हमारे ऑफिस में अगर कलर कोऑर्डिनेशन का काम होता है तो हम इस तरह कलर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके मेन जो चीज होती है वो ये है कि आपके हेडिंग होती है और उन्हीं हेडिंग्स के नीचे आपने अपने सब आइडियाज को मेंशन करना होता है। कि जैसे अगर मैं फौरन आप लोगों से पूछूं कहाँ है, तो वो आप फौरन बता दोगे मिस गोल ये रहे, और मैं कहूंगी गोल के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो आप बता दोगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा गोल किधर है और गोल के नीचे की इंफॉर्मेशन किधर है, क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ हमारे सामने है। तो वो अपने अपनी ईज और सामने वाले की ईज दोनों के लिए। इसमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग में, इसमें किसमें बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो वो होती है जो आप अपने माइंड में आइडियाज को क्रिएट कर रहे होते हो, यानी कि सोच रहे होते हो कि आज मैं कॉलेज आऊं कि ना आऊं,
कॉलेज जाऊंगा तो क्या होगा, कॉलेज नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, आज पहला रोजा है तो दिल नहीं करा जाने को, ये जो सारी बातें चल रही है कॉलेज से छुट्टी करने की, वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक, ब्रेन इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इवन अब अगर भूख लग रही है, अम्मी नहीं है, तो क्या बनाऊं, फ्रिज खोल के खड़े हुए हो, ओके दो चीजें नजर आ रही हैं, अब इन दो चीजों को मिलाकर मैं क्या चीज बना सकता हूँ, तो वो जो सोच रहे हो वो आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, बेसिकली वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। एंड जो अफिनिटी डायग्राम्स और जो आपका माइंड मैप है, उन आइडियाज को माइंड से किसी जगह तरतीब से लिख रहे हो, उस लिखने के लिए आपको ये दो तीन चीजों का यूज करना है प्रोफेशनली, जिसमें एक माइंड मैप है और एक अफिनिटी डायग्राम है, और आपका आगे जाके फिश बोन आएगा। अभी जैसे कल्चर की जगह मैं ये लिख दूं कि टेकिंग ऑफ फ्रॉम कॉलेज, ये आपकी हेडिंग है। अब उसके देखोगे कि अगर मैं ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पैसे तो नहीं कटेंगे। जैसे ऑफिस अगर कभी आप छुट्टी कर लेते हो, तो कुछ ऑफिस में कल्चर होता है कि आपके डेली के पैसे कट जाते हैं, लीव लग जाती है आपकी, तो मेरी 25 लीव में से एक लीव चली जाएगी अगर मैंने छुट्टी की तो वो सारे आइडिया जो आपकी छुट्टी करने से रिलेटेड है वो आप यहाँ लिख रहे हो। उसके बाद फिर आप डिसीजन लोगे कि हाँ फिर मैंने ये काम करना है कि नहीं करना। अब जारी बात है, जो अभी मैंने एग्जांपल दी खाना बनाने की कि अम्मी नहीं है और मैंने फ्रिज खोला है और दो चीजें पड़ी हुई, उसके लिए यू डोंट नीड टू पेन डाउन आइडियाज। ये है बात हो रही है कि थोड़ा सा बड़ा अगर आपका कोई इशू है जिसके ऊपर आपने बात करनी है, तो उसके लिए आपको जो है वो चीजों को नोट डाउन करने की जरूरत होती है। ओके, द लास्ट वन इन योर बुक इज द फिश बोन डायग्राम। ये आपका जो है ज्यादातर प्रॉब्लम सोल्यूशन या कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए इसको यूज किया जाता है कि द मेन पर्पस ऑफ इज टू डिटरमिन अ प्रॉब्लम एंड टू असेस एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रीजन क्या रही होगी इस मसले की, और रीजन समझने के बाद इस मसले का हम हल क्या निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्लैश कॉज एंड इफेक्ट के बारे में आपके लिए ये यूज किया जाता है कि जब हमने फॉर एग्जाम्पल कोई मसला है हमारे कंपनी के या कॉलेज के अंदर या जहाँ आप काम कर रहे हो, तो वो मसला क्यों क्रिएट हुआ, उसके रीजंस क्या थे, और उस मसले का हल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो हो ये फिश बोन डायग्राम को यूज करते हैं। जी, बुक वाला ही है सारा। जारी बात है बेटा, कोर्स को तो बुक से ही कंप्लीट कराएंगे ना। ये एक फिशबोन का एग्जांपल मैंने गूगल से उठाया था कि लो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉज एंड इफेक्ट क्या है इसके। कि कोई रेस्टोरेंट है उसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी जो है ना वो जरा कम हो गई है, कुछ वो मसले मसाइल का फीडबैक मिला है कि जो क्लाइंट्स हैं जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब हम बैठे हैं कि जी क्या रीजन हो सकती है कि जिस रीजन की वजह से हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका हल हमने क्या निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप फिशबोन डायग्राम बना में, अगर आप देखो अफिनिटी डायग्राम में हमने देखा था मेन चीजें हमने ऊपर लिखी थी हेडर्स की शक्ल में, और माइंड मैप में हमने मेन चीज को मिडल में लिखा था, और जब आपका फिश बोन होता है तो उसके हेड में, हेड वाले एरिया में आप अपने मेन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो। तो इसमें भी एक ही प्रॉब्लम को एक वक्त में आप डिस्कस करोगे। तो जो भी आपका मेन इशू है वो आप हेड में लिखोगे, इंपॉर्टेंट जगह है उसकी, और उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उस एरिया के अंदर आप फिर जो वो लिटरली आपको हेड एज सच बनाने की जरूरत नहीं होती। आपने एक डायग्राम बनाना है कि ऐसा होगा, साथ में एरो डाल दो, जैसे कोई सर का एक हिस्सा है, आगे आपने इस तरह नीचे फिन्स की तरह की लाइनें बना दी। यू लिटरली डोंट नीड टू मेक अ हेड। ओके, ये कुछ लिंक्स आप लोगों के क्लिकेबल होंगे जब आप लोग पीपीटी ऑन करोगे, जस्ट इन केस कि इफ यू वांट टू लाइक रीड फर्दर अबाउट एनी टॉपिक, तो ये कुछ लिंक्स में डाल देती हूँ कि कुछ बच्चों को फर्दर रीडिंग का या उसका शौक होता है मटेरियल गैदर करने का। ओके, मूविंग टू द सेकंड प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये वो वाली मैंने इमेज डाली थी जिसके अंदर आपकी जो है वो एडिटिंग और साथ में आपकी पब्लिशिंग भी होती है जब आप कोई बुक पब्लिश कर रहे होते तो। Any question regarding the first process, आइडिएशन और जो प्लानिंग है। प्लानिंग में मैं दोबारा एक चीज को रिपीट करूंगी बिफोर मूविंग ऑन, कि जो ये पीआरसीएम है,
ये इसको अपना जो है ना एक उसूल बना लो कि आपने ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो या रिटन कर रहे हो कि आपने इस पीआरसीएम को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मैंने इस पे बात करूं फिर जब हम अपने पर्पस में ही 50-50 होंगे या 60-40 होंगे ना, तो उस हिसाब से आइडियाज भी हमारे माइंड में वैसे ही आएंगे। फिर रिसीवर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपकी बुक में इतना मेंशन नहीं है obviously क्योंकि it's not a business communication related book, it's specifically related to business writing only। वरना अगर आप कभी कम्युनिकेशन की कोई बुक देखो या कोई आर्टिकल देखो तो की बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में आपको, मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप जितनी रिसीवर की लोगे, आपकी कम्युनिकेशन उतनी स्मूथ और उतनी इफेक्टिव होगी। तीसरा फिर आपका आता है कंटेंट। कंटेंट आपका जो सेंटेंस बना रहे हो, जो पैराग्राफिंग कर रहे हो, जिसमें वर्ड चॉइस है, जो एक्सप्रेशन, कहीं रूड तो नहीं है, कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है, सामने वाले को ये टर्म समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, मुझे उसका लेवल पता होगा तो पता होगा ना। अगर मुझे सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या कुछ ऐसे थोड़े से एरोगेंट सेंडर्स भी होते हैं तो दे डोंट केयर अबाउट दैट, बस मैं हूं, मैं लिख रहा हूँ, अगले की वो है कि वो गूगल से तौर से समझे, तो इस तरह का सेंडर नहीं होना चाहिए। तो आपको कर्टियस भी होना है, साथ में कंसिडरेट होना है। जो हमने बात की थी कि आप अगले बंदे को थोड़ा सा कंसिडर करो कि हो सकता है उसको ये चीज समझ में ना आए, हो सकता है कि वो चाहे मेरे से भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये टेक्निकल टर्म है तो मे बी दैट पर्सन माइट नॉट अंडरस्टैंड, तो उसकी आसानी के लिए मैं थोड़ी सी उसकी एक सेंटेंस में उसकी क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी जब आप कंटेंट बना रहे हो। समझो कि कंटेंट बनाते वक्त भी रिसीवर माइंड में होना चाहिए। रिसीवर की तो इन्फॉर्मेशन ले ली, वो तो सेकंड स्टेप था, पर जब कंटेंट बना रहे हो और कंटेंट में लिख रहे हो अपने पैराग्राफिंग और सेंटेंसेस, तब भी माइंड में ऑडियंस होना चाहिए, क्योंकि लिख अपने ऑडियंस के लिए ही रहे हो। वो आपके पास एक कॉपी तो रह जाती है, लेकिन इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर योर ऑडियंस। तो उसको आपने हर स्टेप पर माइंड में रखना है, रिविजन करते हुए भी, कि ओके रिविजन मैं कर रहा हूँ तो ये चीजें मुझे तो समझ में आ रही है, लेकिन ये अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी मैंने ज्यादा या कम लिख दिया है, तो मुझे थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, तभी वो रिवीजन वाले में एडिटिंग भी आती है। तो थर्ड स्टेप तक आपने रिसीवर को माइंड में रखना है। कंटेंट के बाद आपका आता है मीडियम, कि मैंने से अगले बंदे को ईमेल करनी है तो उसके पास ईमेल का एक्सेस है, इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में मुल्क से बाहर है या कहीं है, ऐसी जगह पे गया हुआ है गांव में या कुछ, वहां नेट शायद ना हो, तो मैं उसको ईमेल नहीं कर सकता। फिर ऐसी सिचुएशन में मैं शायद उसको टेक्स्ट लिख के भेज दूं, कुछ भी, एसएमएस कर दूं या फोन कॉल कर दूं या कुछ भी। वो माइंड में रखना है कि किस मीडियम से मैं उस बंदे को जो हूँ या उस डिपार्टमेंट को वो सेंड करने लगा हूँ। तो ये पीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल एंड आपकी रिटन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मूविंग ऑन टू द ड्राफ्टिंग। आप क्या ढूंढ रहे हो बुक में? मेरे ख्याल से उन्होंने जरा सा ही मेंशन किया हुआ है बुक में, किस पेज पे है, आई एम नॉट श्योर। आगे मैं एक शुरू शुरू में बुक बनाई थी जब आप लोगों का ये पीआरसीएम इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया था ना, उसमें पूरा एक चैप्टर था पीआरसीएम का। फिर हमने उस पर तैयारी करना शुरू करी एज अ टीचर, अभी लॉन्च ही नहीं हुआ था ये पीआरसी, फिर ये वाली बुक आ गई जिसके अंदर मिनिमम लिखा होता है, मिला। बस ये थोड़ा सा ही है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने आपको जैसे बताया था कि सब कुछ जो आपकी बुक में लिखा है उससे कुछ हटकर भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और कुछ आपको लगेगा कि ये तो दो जुमले ही तो लिखे हुए हैं, तो इतना बड़ा लेक्चर क्यों है पीआरसीएम के ऊपर। क्योंकि अगेन, जो देखो सारी चीजें जो है ना वो बच्चों को नहीं भी बताई जाती है उनके टेक्स्ट बुक्स के अंदर। टीचर्स की बुक्स कुछ अलग होती हैं, टीचर को कुछ इन्फॉर्मेशन अलग होती है, कुछ अगेन गाइडेंस होती है, कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है, दैट वी नो that certain things are going to be important for you in future। अदरवाइज भी अभी करंट सिचुएशन के अंदर भी वो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उनको बताना जरूरी है। उन्होंने उसका हवाला दे दिया है, इसके ऊपर होता है कि हाउ इन डेप्थ दे गो अकॉर्डिंग टू दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब्दुल्ला, अभी टाइम है, वो कह रहे थे 11:30 तक ले लो ना। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है? ओ, नहीं हुई? होगी, okay, good. Okay, moving on to the second step of the writing process, that is drafting, organization of ideas into complete thought, example sentences, paragraphs, in a way that allows the reader to understand the message.
अभी हालांकि आप राइटिंग कर रहे हो, इस वक्त रफ ड्राफ्ट कर रहे हो, लेकिन फिर बात कहाँ आई कि आपका रीडर को अंडरस्टैंड कर, तो आपने अपना रफ ड्राफ्ट को भी लिखते हुए अपने रीडर को माइंड में रखना है कि मेरे रीडर को ये चीज समझ में आएगी, मेरे रीडर के लिए तो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं हो सकती, मैंने जो आउटलाइन बनाई थी उसमें मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन वेदर इट इज गोइंग टू बी सुटेबल फॉर माई रीडर और नॉट, उनके ऊपर से तो नहीं कहीं गुजर जाएगी। या अगेन बहुत चाइल्डिश तो नहीं लिख रहा मैं, इतना भी आसान नहीं करना, प्रोफेशनल नहीं करना है कि वो अगला बंदा कहे कि यार आपने क्या बच्चों वाली चीज लिख दी है, तो चाइल्डिश भी ना हो। कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड डज नॉट मीन दैट आप इस तरह की लैंग्वेज यूज कर लो, इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो चाहे पंजाबी हो, कि वो बिल्कुल ही बच्चों वाली लगेगी। ये माइंड में रखना है साथ में कि आई एम राइटिंग अ प्रोफेशनल पीस ऑफ राइटिंग, मे दैट बी रिपोर्ट और लेटर और ईमेल और मेमो व्हाटएवर, लेकिन मैं प्रोफेशनल राइटिंग कर रहा हूँ तो मुझे उसे लैंग्वेज को लेके चलना। जस्ट बिकॉज मेरा ऑडियंस जो है या रिसीवर जो है वो शायद थोड़े कम पढ़े लिखे हो या कुछ है, तो मैं बहुत चाइल्डिश लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता कि बिल्कुल ही छोटे छोटे जुमले और पता चले कि क्लास 4 5 के बच्चे ने अपनी पीस ऑफ राइटिंग की हुई है। Regardless of how much thinking and planning you do, the process of putting words change them. कभी कभी ऐसा होता है कि 100% हम अपनी आउटलाइन जो बनाई हुई होती है जिसके ऊपर हमने अपना पैराग्राफिंग करनी है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम 100% फॉलो करें उसको, तभी हम अपने पाथ से ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। इफ अगर हम गूगल का मैप लगाते हैं तो इफ वी डू नॉट लिसन टू, और हम अपनी मर्जी से कोई टर्न ले लेते हैं तो वो हमें रीड आउट तो कर देते हैं, लेकिन हम ने उनकी बात ही मानी तो हमें लंबा चक्कर भी पड़ सकता है। तो सेम इज द केस कि हम अगर अपनी आउटलाइन को फॉलो 100% नहीं करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आउटलाइन में उस पर्टिकुलर टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे से 4 बजे तक हम बैठे हैं आउटलाइन बनाने के लिए, अब उस आ गया हमारे माइंड में, 2 घंटे में वो आ गए, अब हम 6 बजे बैठे हैं लिखने के लिए अपनी ड्राफ्ट। 6 बजे एक इतना अच्छा आइडिया आया है कि जो 2 से 4 में नहीं आया था, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमने वो आइडिया डाल लेना चाहिए अपने उस आउटलाइन के अंदर, क्योंकि वो उस वक्त नहीं आया, मेरा टाइम लिमिटेड था, लेकिन अब जब मैं लिखने बैठा हूँ उसको सेंटेंस की शक्ल दे रहे हैं तो इससे और आइडिया आया दिस इज बेटर देन दिस वन, तो फिर इस वाले को हम डिलीट करके अपना जो नया आइडिया अगर हमें 6 बजे आया है जिस पर हम लिख रहे हैं तो उस आइडिया को फिर हम वहां आउटलाइन में लिखेंगे। लेकिन ये हमारा काम है कि उस वक्त हमने उस आउटलाइन में से XYZ आइडिया को डिलीट कर नया आइडिया लिखना है, क्योंकि हम उसकी जगह वो आइडिया लिखना है। ये नहीं कि वो आइडिया भी लिख लिया जो ओके था और वो आइडिया भी लिख लिया जो बहुत अच्छा था, कि भी ज्यादा हो जाएगा ना। हमने प्लान किया था कि मैंने 4 आइडियाज लिखने हैं, तो हम जब 4 आइडियाज लिखते हैं तो हमने एक आइडिया को डिलीट करके माइनस करके चौथा वाला आइडिया में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि मैंने प्लान में 4 आइडिया से ज्यादा नहीं लिखते, हम 5वां ऐड नहीं कर सकते। हमें कोई एक वीकर आइडिया को ओमिट करके डिलीट करके अपना वो 4th वाला आइडिया रखते हैं। तो आउटलाइन में पहले उसकी एडिटिंग करेंगे, अपना ड्राफ्टिंग के ऊपर आएंगे। तो यहाँ ये वाला जुमला ये है कि आपके नए आइडियाज भी आपके अंदर कभी कभी उस वक्त आ जाते हैं माइंड में, तो कीप इन माइंड कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट की गुंजाइश हो सकती है। कभी कभी नहीं भी आते हैं तो जो प्लान है वही लिख लेंगे। ये इफ एंड बट के ऊपर है कि अगर आपको आ गया तो। जब आप अपना पूरा जो फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट्स बनाए हैं उनकी आपने पैराग्राफिंग कर दी है, आपने उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी अभी अपने आउटलाइन को, तो यहाँ आपका रफ ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक आपने सारे मेन पॉइंट्स भी लिख दिए, जो उनके सेकेंडरी पॉइंट्स थे आपने वो भी लिख दिए, फिर यू आर गोइंग टू बी डन विद योर रफ ड्राफ्ट। लास्ट वाली लाइन खुद पढ़िएगा बेटा जरा। ओ एक सेकेंड मैम, इसमें से पेपर में आता है, किस में से? आप इसका वर्ड यूज ना करो, डोंट यूज द प्रो, मुझे बताओ किस में से पेपर में आता है। यानी कि आप पूछ रहे हो कि ये ड्राफ्ट रफ ड्राफ्ट क्या होता है, ये इसका क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। आर यू आस्किंग दैट कि व्हाट डू यू डू इन रफ ड्राफ्ट? जो अभी आप पढ़ा रही हैं नहीं, इस ड्राफ्टिंग क्या होती है, अब इसके ड्राफ्टिंग वाले स्टेप में हम क्या क्या चीजें करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके पेपर के अंदर। आपको ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने ये ड्राफ्टिंग करनी है।
आपने ये पीस ऑफ राइटिंग वहां एक्चुअली एग्जाम में करनी है और वहां आपने अपने आइडियाज को भी नोट करना है। राइट हैंड साइड पे जो मैंने आप लोगों को वो इंट्रोडक्टरी क्लास में दिखाया था कि राइट हैंड साइड पे आप लोगों के जो बॉक्सेस हैं, यू नीड टू लाइक पुट योर आइडियाज देयर, एंड नीचे वाले बॉक्स के अंदर हम अपने जो है ना वो मेन ऐसे को लिखेंगे। आप लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी कर दूंगी iCAP का लिंक, आप अपने सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पढ़ा इसलिए रहे हैं बेटा ताकि आप वंस यू आर डन, हमारा ये जो सब्जेक्ट होगा ना, इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 phases। आप समझो, पहला फेज ये है कि हमने चीजों को समझना है और सीखना है। सेकेंड फेज ये है कि जो फर्स्ट फेज में समझ चुके हो, सीख चुके हो, उसको इम्प्लीमेंट कर, और उस इम्प्लीमेंटेशन में ये है, जारी बात है 100% चीजें नहीं बंदे को समझ में आती हैं, याद रहती है। जैसे कल भी मैंने कहा था, कुछ कुछ चीजें आप लोगों को माइंड में रहनी चाहिए, जो मेजर चीजें, जहां जहां गलती होंगी वहां वहां हम हैं आपको डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन जब हम सेकंड फेज पे पहुंचेंगे, आप लोग टाइपिंग स्टार्ट करोगे लेटर की और एसेस की और प्रेसी की, उस वक्त ये बेसिक सवाल नहीं करने, ना ही उस वक्त ये ना हो कि बेसिक्स पता ना हो कि जी पैराग्राफिंग करनी थी, मैंने जो है वो सही ग्रामर इस्तेमाल करना था, मुझे टोन अपनी कर्टियस रखनी थी, मुझे ऑर्डर की तरह जो है वो लेटर के अंदर चीज नहीं लिखनी चाहिए थी, वो चीजें अभी फर्स्ट फेज में पढ़ रहे हो। तो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि सेकेंड फेज में हमने फर्स्ट फेज की चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। उधर हमारा सारा फोकस होना है टाइपिंग स्पीड बढ़ाना, उधर सारा फोकस होना है कि हमने ग्रामर की कम से कम गलतियां करनी है, हमारा पैराग्राफिंग सही होनी चाहिए, हमारा फॉर्मेट सही होना चाहिए। उधर समझो कि हम अपने सेकंड फेज में अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ आपने फर्स्ट फेज में चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये चीजें इस वजह से आपको बच्चे समझाई जा रही हैं, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था आकिफ ने, मेरे ख्याल से, ताकि आप जिस वक्त अपने पर आओ तो आपको ये चीजें पता हो कि मैंने आउटलाइन बनानी है, और जो मैंने आउटलाइन बना ली है, फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स, उसी पर मैंने रहना है। कहीं आपने 5th और 6th पॉइंट लिख लिया तो वो उधर ही पिन पॉइंट हो जाएगा, मैं आके देखूंगी, मैं कह दूंगी बेटा आउटलाइन में तो 4 पॉइंट्स बनाए थे, तो ये 5वां कहाँ से आ गया, या 4 बनाए थे तो ये 3 क्यों है, और आप कह रहे हो कि आपका काम कंप्लीट है। तो आपको ये माइंड में रखना है, जो आउटलाइन बनाई थी उसी के ऊपर हम लेकर अपने ड्राफ्ट को चलना है। इस वजह से ये चीजें अभी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। A rough draft is not sent for printing। कभी भी आपका रफ ड्राफ्ट प्रिंटिंग के लिए नहीं जाता, जिसको आपने देना होता है उसको आप सेंड नहीं करते हो, क्योंकि वो अभी फाइनल वर्जन आपका नहीं है। इसमें अभी आपका थर्ड प्रोसेस का जो स्टेप है वो अभी रहता है, जो आपने इसके ऊपर काम करना है। तो अभी आप समझो कि आउटलाइन जो आपने बनाई थी, जो आपने लिस्ट डाउन की थी चीजें, चाहे वो आपने माइंड मैप में की हो, अफिनिटी में की हो, वो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं अभी पेपर के ऊपर। हैंड रिटन भी हो सकती हैं, वो टाइप्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू गिव द पीस ऑफ डॉक्यूमेंट टू योर रिसीवर। जरूरी नहीं होता कि टाइपिंग ही हो हर दफा। आपका मैसेज जो है वो वेल अरेंज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इधर बात कर दी, बीच में छोड़ दी, फिर उस बात को कंप्लीट कर दिया या नहीं भी कंप्लीट किया, ऐसी अधूरी छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल कनेक्टेड, इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब अगर कोई स्टेप बाय स्टेप की भी चीज है तो वो स्टेप बाय है, ए की चीज आप सी में नहीं बता सकते हो, डी की चीज आप ए में नहीं बता सकते हो। सिमिलरली इम्पोर्टेंस वाइज भी, अगर आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं आपको लग रहा है पॉइंट नंबर 2 मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर उसको ले आओ, और फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, उसी के हिसाब से जो आउटलाइन बनाई है आपकी इंपॉर्टेंस वाइज ही आपकी पैराग्राफिंग होनी चाहिए। तो उसको वाले को ना लगे कि इतनी मेन बात तो उसने नीचे कर दी है सिर्फ एक लाइन में, और बाकी सारी तो इधर उधर की बातें ऊपर हो रही थी, तो वो गलत इंप्रेशन है। तो जो मेन चीज है वो जारी बातें ऊपर होनी चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस भी मिलनी चाहिए और उसके बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए, रादर देन इधर उधर की बातें हम ज्यादा कर रहे हो। और मेन जो पॉइंट था जिसके ऊपर हमने पीस ऑफ राइटिंग करनी थी, उसको हमने बस एक ही सेंटेंस में लेकर खत्म कर, एक आपका वेल ऑर्गेनाइज या वेल अरेंज डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अनऑर्गेनाइज्ड या अनअरेंज्ड मैसेजेस लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन होती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो अगला बंदा कुछ समझेगा, वो कहेगा अच्छा इतनी ज्यादा बातें जिसने इस बारे में लिखी है, शायद वो इसी बारे में ये खत लिखना चाह रहा था या ईमेल लिखना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो ज्यादा सर्टेन पॉइंट को दे दी, जो मेन पॉइंट है वो आपने नीचे लिख दिया, तो अगला बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो क्लैरिटी नहीं होगी आपके पीस ऑफ राइटिंग में कि वेदर द अपर पार्ट वाज इंपॉर्टेंट और द लोअर पार्ट वाज इंपॉर्टेंट। असल में द लोअर पार्ट वाज
बट आपने कन्वे किया क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपर पार्ट में लिखनी है, तो वो आपको लगेगा रीडर को जो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आप सोचोगे नहीं हमने तो इन्फॉर्मेशन जो है सोचा था कि इस वाले बात पे बात होगी, मगर इस वाले बात पे बात होते होते इतनी कम क्यों हो रही है। तो वो अगेन मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट पर्सन और डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कॉल यू अगेन कि जी ये चीज समझ नहीं आई, इसको क्लेरिफाई कर दें। टाइम ज़ाया हो रहा है, अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है, ये दो चीजें होती हैं जब हमारी, और तीसरी तो मिसकंसेप्शन तो है ही। तो ये एक आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी कम्युनिकेशन, ज़ाया हो रहा है, अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है। ओके, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मतलब है अरेंजमेंट, कि आप अपनी चीजों को किस तरह अरेंज करते हो। बॉयज यू गाइस आर नॉट फोकस्ड टुडे, व्हाट इज द रीजन? सबका ही है। नो, सॉरी। And the responsibility that the ladies have in the house during the Ramadan, you guys don't have. To be very honest, ladies of any age, unless you guys are staying in a hostel, वो एक अलग बात है, फिर आपके भी मजे हैं। So you need to be a little bit more attentive, okay? क्योंकि अगेन जैसे मैंने बात की, ये फेज 1 है, विल बी इम्प्लीमेंटेड, फिर उस वक्त नहीं ये गड़बड़ होनी चाहिए, मेजर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइनर ऑब्वियसली इजाजत है कि बंदे ने चीज को जब अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मेजर जो ब्लंडर्स हैं वो आपकी पीस ऑफ राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। का मतलब यही होगा कि फेज 1 में यू वर नॉट अटेंटिव एनफ, और इसी वजह से फिर वीकली टेस्ट भी आपके रखे जा रहे हैं। कि वेदर क्यों रखे जा रहे हैं, इन्हीं स्लाइड्स में से, कि मुझे ये चेक करना होता है कि जो चीजें समझाई जा रही हैं और इंपॉर्टेंस आपको बताई जा रही है वो किस हद तक आप समझ रहे हो, तो वो आपके एमसीक्यूज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आंसर सही दे रहे हो उसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो चीज समझी है आपने, इसलिए तो सेकंड फेज में वो अप्लाई भी करोगे। और जिन जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आते वीकली टेस्ट में, तो वो पता चल जाता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दे वर नॉट अटेंटिव इन द क्लास, और फिर फेज 2 में प्रॉब्लम होगी, खुदा ना खास्ता। ओके, आपका सीक्वेंस वाला जो है वो हो सकता है पीस ऑफ राइटिंग जिसके अंदर आपने कोई चीज जो है वो टाइम से रिलेटेड बतानी हो, कि जी इस वक्त में ये हुआ था, इस वक्त में ये हुआ था। कुछ आपके कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड आपकी पीस ऑफ राइटिंग भी होती है, जिसमें आपने कॉजेस के साथ इफेक्ट्स को बताना होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि सारी कॉजेस की बात कर ली और इफेक्ट्स की बात नहीं की है। तो ये जब कॉज एंड इफेक्ट, कॉज भी कर अगर सिर्फ बात हो जाए कि जी कॉजेस के बारे में बताएं, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि इफेक्ट्स की बात बतानी ही बतानी है। जहां प्रॉब्लम की बात होगी भी लिखाना कि सोल्यूशन दो, तो एक कॉमन सेंस है कि सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने ही करने। कॉज एंड इफेक्ट गो इन हैंड एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन गो हैंड इन हैंड, अगर अकेले नहीं वो काम कर सकते। सेम इज द केस विद कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, कि कभी कभी आपको कंपेयर और कंट्रास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई पीस ऑफ राइटिंग करनी पड़ जाती है कि जी ओके हम तो ये बना रहे हैं सेलफोन, और फलानी वो ये सेलफोन बना रही है, तो चलो बैठ के कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं हमारे फोन को और उनके फोन को, क्या कंपैरिजन है और क्या कंट्रास्ट है। तो फिर आपको दोनों चीजें ही करनी पड़ेंगी ऐसी सिचुएशन के अंदर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी। कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि हमारे सेल और उनका सेल फोन बिल्कुल एक जैसा ही है, मतलब इन अ वे कि नाम का डिफरेंस है, फीचर्स भी वैसे ही है, कलर भी हमने वैसे ही दिए हुए हैं, तो क्या कॉज है कि जिसकी वजह से सेल नहीं हो रही है और उनकी सेल हो रही है, उसका क्या इफेक्ट निकल रहा है हमारा कम सेल होने का। तो कॉज एंड इफेक्ट अगेन साथ साथ आपकी जाएगी। प्रॉब्लम सोल्यूशन के अंदर यू डिस्कस अ प्रॉब्लम, यू कम अप विद मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसमें से फिर देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो हमारा काम कर रहा है। जब हम कर रहे होते हैं, तो चाहे आप लोग उस साइड ऑफ द टेबल हो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, एंड व्हेन यू कम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल जब आप टीम लीडर हो और आप चाह रहे हो कि आपका जो टीम मेंबर्स हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में कभी भी लिमिट नहीं लगाते, टाइम लिमिट आप लगाते हो। आप हमारी टीम आ जाओ, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, एक टाइम लगा लो, टाइम लिमिट दे दें, उन 2 घंटों में 10 आइडियाज निकालने हैं या 50,000 आइडियाज निकालने हैं, उस पर आपने पाबंदी नहीं लगानी, उस पर लिमिट नहीं लगाना। 2 घंटे हैं, हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, 2 घंटे हैं, हमने कोई इनोवेशन के ऊपर काम करना है, उसमें चाहे आप 5 आइडिया दे रहे हो चाहे आप उसमें 1000 आइडिया दे रहे हो, उसमें लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब 2 घंटे खत्म हो गए, जो भी आपने अपने टीम मेंबर्स को टाइम अलॉट किया था, उसके बाद बैठेंगे
अब उन आइडियाज में से फिल्टरेशन करोगे कि कौन से आइडियाज जो हैं वो हमारे इस सिचुएशन के हिसाब से सही बैठ रहे हैं, सही फिट हैं, तो हम उनको लेकर चलेंगे। जारी बात है, अगर 100 आइडियाज निकालें तो 100 के 100 को लेकर नहीं चल सकते हो। उनमें से हमने सिचुएशनली देखना है, 2-3 के ऊपर हम काम, ये सबसे ज्यादा फीजिबल है। फिल्टर मतलब छानना, जैसे हम चाय को छानते हैं, तो यू नीड टू फिल्टर कि जो आपके पास मटेरियल रह जाएगा ऊपर, इसका मतलब है दैट इज गोइंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ। आपके पास जो नीचे आपका जो वो कंटेंट रह गया, उस सॉल्यूशंस के ऊपर हम फिर फाइनल काम करेंगे। कि आप जाके बॉस को बताते हैं कि जी ये 2 घंटों का आपने टाइम दिया था, तो ये 6-7 सॉल्यूशंस हमने निकाले, अब आप देखें कि इसके ऊपर और चीजों के ऊपर हमने काम करना है। तो आइडियाज के ऊपर लिमिटेशन नहीं होती, टाइम पर होती है कि जी वी हैव हाफ एन आवर, वी हैव 10 days, वी हैव 15 days टू कम अप विद समथिंग। तो उसके ऊपर आप टाइम लिमिट लगा सकते हो, लेकिन ब्रेन के ऊपर नहीं। जब भी आप अपने सोचने समझने की सलाहियत पर टाइम लिमिट लगाओगे या आदत डालोगे अपने आप को भी लगाने की या दूसरे की, तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत कुदरती तौर पर कम से कम होती जाएगी, क्योंकि आपने लिमिट लगा दी है उसके ऊपर। बस 5 आइडिया देना, आप अच्छा आ रहा है उस बंदे के माइंड में, लेकिन आपने कह दिया नहीं आपसे तो 5 चाहिए, आपसे 3 चाहिए, आपसे तो कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए। अब उस कुछ नहीं भी चाहिए में पता नहीं उसके पास कितने अच्छे आइडियाज हो, तो हमने अगेन लिमिट लगा दी है। तो आप अच्छे से बुरा आइडिया टेबल पे रख सकते हो व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि वो फाइनल ड्राफ्ट तो है नहीं, अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं बना, अभी तो हम सिर्फ आइडियाज को जनरेट करेंगे, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। वी आर नॉट इवन पेन डाउनिंग द आइडियाज, राइट? तो उस वक्त आपने अपनी लिमिट नहीं लगानी आइडियाज के ऊपर। वो कहेंगे आराम से सोचेंगे कौन, सॉरी समझ नहीं आया। नहीं देंगे तो टीम मेंबर्स ऐसे हो जाएंगे ना, इजी हो जाए। बेटा टाइम लिमिट दोगे ना आप, मैंने कहा टाइम आप दोगे, फ्यू लाइक सी द हियर द रिकॉर्डिंग अगेन, कि 2 घंटे मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 घंटे का आप टाइम दोगे उनको, वक्त की लिमिटेशन लगाओगे, आइडियाज की लिमिटेशन नहीं लगाओगे। You have half an hour, come up with as many ideas as possible. हाफ एन आवर की लिमिटेशन लगा दी है, साथ में ये भी तो कह दिया ना एज मैनी एज पॉसिबल, तो वो उसमें तो लिमिट लगाई ही नहीं है उन आइडियाज की, तो फिर इजी कैसे होंगे? ये आपके साथ हो भी सकता है, और आप जब ऑफ द टेबल पे होगे, जब अच्छे लीडर बनोगे इंशाल्लाह, तो उनको भी ये कंफर्ट देना कि आपके पास ये टाइम लिमिट है, लेकिन जितने मर्जी आइडियाज आने आ लेने दो। उस वक्त जजमेंटल नहीं होते, उस वक्त क्रिटिज्म नहीं करते कि ये आइडिया है, वो आइडिया है, ये क्या आइडिया दे। जो आइडिया आ रहा होता है आपने उसको अगेन, जो भी आपका ऑफिस का टेम्पलेट होता है उस पर आपने नोट डाउन करते चले जाना है। फिल्टराइजेशन तो बाद में हो रही है ना, अभी आइडियाज को आ लेने दे। ये सोचने पर, फ्लो पर जो है ना वो लिमिट लगाते हैं, तो वो फिर एक को कहेंगे ना तो वो बाकी भी बेचारे वो कॉन्शियस हो जाएंगे, ओके इसको मना किया तो अब हम भी ना आइडियाज दें। हमारे माइंड में सोचने के बजाय हम कुछ और ही सोचना शुरू कर देंगे, आइडियाज को सोचने के बजाय हम अपने ऊपर ही बात ले आएंगे, तो अगेन हमने माइंड को सामने वाले के किसी और ट्रैक पे ले गए। तो इस वजह से वहां से चीजों को, जैसे आपने अपना नलका ऑन किया है फॉर द वाटर, तो लेट इट फ्लो, ये नहीं कि खोलें बंद करें खोलें बंद करें, तो आपके काम में कितनी डिफिकल्टी होगी आप। तो सेम इज द केस कि आप ग्लास भर रहे हो बट यू आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो लेट द ग्लास फिल विद द वाटर एंड देन स्विच इट ऑफ। तो वो वाली बात है कि आपने आधे घंटे तक का टाइम दिया उन बेचारों को आइडियाज निकाल। ओके, बॉयज आर वेरी एजिटेटेड टुडे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, अच्छा लेट मी सी के नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। आज उधर से बस बस की आवाज आ रही है। ओके चलो, ये लास्ट स्लाइड की लास्ट ये लाइन है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अरेंजमेंट आपने माइंड में रखनी है कि किस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आप लोग अपनी पीस ऑफ राइटिंग की कर रहे हो। ओके ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर हम कल आगे लेके चलते हैं फिर। चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। एनी क्वेश्चंस ऑन कैंपस, ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स?